हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम डी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया, उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपके एसएससी, रेलवेज या फिर डिफेंस के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ध्यान रखेंगे, आपके इन तीनों से संबंधित एग्ज़ाम से बहुत डीप में आपसे कुछ भी नहीं पूछते हैं, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन डॉक्यूमेंट्स से। तो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना आपके लिए संभव नहीं है, तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें शॉर्ट में आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ, तो उनको यहाँ पे हम जानने का ट्राई करेंगे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे है और कल आपके लिए लेके आऊँगा ऐसे ही बजट को, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी उसमें उनको वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये दो चीज़ें होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट होती है, हमारे देश की जो सरकार होती है, वही तय करती है कि हम आने वाले साल में कितना रेवेन्यू करेंगे, यानी कि हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या रहेगा और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हमारा उस टाइम पे क्या रहेगा। तो आने वाले साल के लिए हम सब कुछ ये आकलन लगाते हैं कि हम इतना रेवेन्यू करेंगे, इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, वेरियस सेक्टर्स में कितना कितना खर्च करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें एस्टिमेटेड रहती हैं और ये आने वाले साल के लिए रहता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, क्योंकि ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बीच का एक बैलेंस होता है। वहीं पे हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, तो यह पिछले साल की बात करता है कि हमने पिछले साल कितना खर्चा किया, वेरियस सेक्टर्स में हमने कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया और क्या क्या चीज़ें कमी रह गई, इन सारी चीज़ों को देखने का ट्राई करते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर के हम एक स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट में डालते हैं। उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे से हम एक आउटलाइन तैयार करते हैं कि हम आने वाले साल में और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यह बेसिक सा डिफरेंस होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बीच में। इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले 1950-1951 में पेश किया गया था। उस टाइम पे यह बजट के डॉक्यूमेंट के साथ ही लाया जाता था, लेकिन 1964 में इसको सेपरेट कर दिया गया बजट से, और तब से लेके अभी तक इसको बजट से अलग पेश किया जाता है। और यह बजट के एक दिन पहले ही पेश किया जाता है, यानी कि आज इसको पेश किया गया है इकोनॉमिक सर्वे को, तो कल क्या आएगा, आपका बजट आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पिछले साल का रहता है, तो यह इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 है। जो बजट आएगा वो 2023-24 आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में लगभग 12 चैप्टर्स हैं, तो वो सारे के सारे हमें नहीं पढ़ने हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनकी भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपके एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला चैप्टर जो हम लोग देखेंगे वो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-23, जहाँ पे हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जो पैंडमिक की वजह से कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में आया था और रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ था, इन सब के बाद उभरते हुए इंडियन इकोनॉमी लगभग प्री पैंडमिक लेवल की ओर जा रही है, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। और यह बताया गया है कि जो इंडिया की एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, वह कहीं ना कहीं 6 से लेकर 6.8% के बीच में होगी, ऐसा एस्टिमेशन यहाँ पे किया गया है। और एमएसएमईज के लिए जो क्रेडिट ग्रोथ है वह भी लगभग 30.6% से ज़्यादा था, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। इसी के साथ साथ जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि गिर रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन्हांस होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट थे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो इकोनॉमी है यह 6 से 6.8% के बीच में कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें है। अगली चीज़ है फिजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बात की गई हैं। द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रजिस्टर्ड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 15.5% फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2022, यानी कि जो अप्रैल से नवंबर 2022 है यहाँ तक हमने लगभग 15.5% की एनुअल ग्रोथ देखी है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में। इसका मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अभी भी जीएसटी एक की या फिर वाइटल सोर्स रहा है रेवेन्यू के लिए, इस बार भी ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। और जीएसटी कलेक्शंस 24.8% इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 तक जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो लगभग 24.8% इंक्रीज हुए हैं। केंद्र सरकार ने कैपेक्स, द सेंटर्स कैपेक्स हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 1.7%, यानी कि
जो सेंटर का जो कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है कैपिटल्स में, वह कहीं ना कहीं 2.5% बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो कि पहले फाइनेंशियल ईयर 9 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 तक 1.7% हुआ करती थी, वह अभी 2.5% तक हो गई है। यह कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है, रोड्स एंड हाईवेज में, रेलवेज में, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ये सारी की सारी चीज़ें में आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है। अब है प्राइस एंड इन्फ्लेशन। प्राइस एंड इन्फ्लेशन की बात अगर करते हैं तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट पीक्ड 7.8% इन अप्रैल 2022। आरबीआई ने बताया था कि हम लोग 6.6% तक हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी अपर लिमिट है रिटेल इन्फ्लेशन के लिए वह 6% है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या हुई हमारी एक्सीड कर गई और 7.8% हो गई। लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम इसको देखें तो जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन रेट है पूरी दुनिया में सबसे कम है, मतलब सबसे कम देशों में जिनमें भी उनमें से एक हमारा देश भी है। तो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो अभी भी है, लेकिन जो आरबीआई ने बोला था हम टॉलरेट कर सकते हैं 6% तक का, उसको हम कहीं ना कहीं एक्सीड कर गए हैं। ठीक है, और जो कॉटन इंपोर्ट्स हैं उनमें कस्टम ड्यूटी को वेव कर दिया गया, उसमें ढील दी गई 14 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 के बीच में इसमें ढील दी गई। और जो क्रूड ऑयल होता है, रिफाइंड पाम ऑयल होते हैं, क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, इनमें जो बेसिक ड्यूटी होती है उसमें भी हमें रिडक्शन देखने के लिए मिला, इसमें भी हमें रिडक्शन दिया गया। ऐसी बात यहाँ पे की गई है। तो अगला चैप्टर है आपके सामाजिक अवसंरचना और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और सोसाइटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट ने बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। उसके साथ साथ तो फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 27 के बीच में लगभग 14,500 पीएम श्री स्कूल्स को खोला जाएगा, ऐसी बात की जा रही है। आईआईटीज, आईआईएम्स और आईआईटीज के नंबर्स में आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है प्री पैंडेमिक लेवल पे जा रहा है, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। और ईपीएफओ बेस्ड नेट पेरोल जो है वो बड़े हैं, लगभग 105.4 लाख फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये पेरोल्स आपको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो आपके लिए इस चैप्टर से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इन्हीं स्टेटमेंट से डायरेक्टली आपके सामने आंकड़े पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में एसएससी डिफेंस में, तो आपको इसलिए ऐसे इसको पढ़ना, ज़्यादा ग्राफिकल फॉर्म्स में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट। यहाँ से देखते हैं, इंडिया डिक्लेयर्ड द नेट जीरो प्लेस टू अचीव। इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन यानी कि जो हमारा कार्बन एमिशन है उसको हम जीरो कर देंगे, ऐसी बात करी, और इसकी प्लेस इंडिया ने डिक्लेयर कर दी, ऐसी बात यहाँ पे की गई। 2070 तक का हमारा गोल है कि इस समय तक हम लोग क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशंस हासिल कर चुके होंगे। इंडिया अचीव्ड इट्स टारगेट ऑफ 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। नॉन फ्यूजिल फॉइल्स से 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के टारगेट को इंडिया ने अचीव कर लिया 2030 से पहले। अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि 2030 से पहले जो अभी 40% है ये हमारी 50% तक चले जाएगी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से लेकर के। ठीक है, तो 50% तक इसको करने का ट्राई हम करेंगे 2030 तक, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया गया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पे फ्रेमवर्क यहाँ पे इशू किए गए नवंबर 2022 में। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MMT यानी कि 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा 2030 तक, यानी कि 2030 तक हमारे पास 5 MMT जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है इसकी कैपेसिटी होगी, इतना हम जनरेट कर पा रहे होंगे, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगले चैप्टर में। अगला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, कितना 9.3% 2020-21 में, कितना 9.3% इंक्रीज हुआ। और जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो वेटेड एवरेज है पूरे इंडिया में, उससे 1.5 गुना पे फिक्स कर दिया
गया, 1.5 टाइम्स इसको फिक्स कर दिया गया। ये बात यहाँ पे की जा रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू ग्रो टू 18.6 लाख करोड़ इन 2021। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो अभी भी 18.6 लाख करोड़ तक बढ़ गया, अभी भी बढ़ ही रहा है, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसके अंडर लगभग 81.4 करोड़ बेनिफिशरीज को फ्री फूड ग्रेन्स या अन्न प्रदान किया गया। ये बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें थी जो आपके लिए इस वाले चैप्टर से इम्पोर्टेंट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए आगे क्या इम्पोर्टेंट है। अब आगे है आपके लिए इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि GAV बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर रोज। इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा जो GVA है यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड है या 3.7% तक बढ़ गया, या 3.7% बढ़ गया, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। क्रेडिट टू MSME हैज़ ग्रोन बाय एन एवरेज ऑफ अराउंड 30%। MSMEs को दिया जाने वाला जो क्रेडिट था यह बढ़ गया कितना, 30%। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स राइज नियरली 3-fold। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं भारत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगभग 3 गुना बढ़ गया, फ्रॉम US $4.4 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 19 टू 1.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। फाइनेंशियल ईयर 19 में हम लोग 4.4 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करते थे, जो अब बढ़ के कितना हो गया हमारा, यह अब बढ़ के हो चुका है 11.6 बिलियन डॉलर का। ठीक है, लगभग 3 गुना ये बढ़ गया। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर। इंडिया दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर ग्लोबली बन चुका है, विद द प्रोडक्शन ऑफ हैंडसेट्स गोइंग अप फ्रॉम 6 करोड़ यूनिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू 29 करोड़ यूनिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 21। फाइनेंशियल ईयर 21 में 29 करोड़ यूनिट्स हमने मोबाइल की यहाँ पे प्रोड्यूस करी है, ऐसी बात की जा रही है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 15 में कितनी थी, 6 करोड़ हुआ करती थी। FDI इन्वेस्टमेंट यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है फार्मा इंडस्ट्री में, वह भी लगभग 4 गुना बढ़ गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में 180 मिलियन डॉलर की थी, वह अब 699 लगभग 700 मिलियन डॉलर की हो चुकी है, लगभग 4 गुना ये भी बढ़ चुकी है FDI इन्फ्लोज किस में, फार्मा इंडस्ट्री में। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस कुछ पॉइंट। ठीक है, यही चीज़ें मैंने आपको इस इमेज में भी दिखा रखी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्विसेज यानी कि सेवा सेक्टर से बात करते हैं। तो सर्विस सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 9.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सर्विस सेक्टर हमारा 9.1% से ग्रो करेगा, एज अगेंस्ट 8.4% इन फाइनेंशियल ईयर 22। फाइनेंशियल ईयर 2022 में या 8.4% ग्रो हुआ था, तो एस्टिमेशन है कि अभी 9.1% FY 23 में ग्रो करेगा। इंडिया वॉज अमंग द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन 2021। 2021 में इंडिया टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टिंग देशों में से एक था, विद इट्स शेयर इन कॉमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 3% टू 4%। जो इसका वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स है हमारे भारत का, वह अब लगभग 4% हो गया है, जो कि पहले कभी 3% हुआ करता था। ठीक है, 7.1 बिलियन $, FDI इक्विटी इन्फ्लोज इन सर्विस सेक्टर। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7.1 बिलियन डॉलर का इक्विटी इन्फ्लो हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है हमारे देश में। होटल ऑक्यूपेंसी रेट हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 30 to 32% इन अप्रैल 2021 टू 68 to 70% इन नवंबर 2022। अप्रैल 2021 में 30% से बढ़ के लगभग 68% तक हो गया है होटल ऑक्यूपेंसी रेट हमारे भारत में। इंडियाज़ ई-कॉमर्स मार्केट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 18%। 2025 तक ये बात की जा रही है कि जो हमारा ई-कॉमर्स मार्केट है वह लगभग 18% तक ग्रो करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं 332.8 बिलियन $, थे हमारे अप्रैल से दिसंबर 2022 तक। 332.8 बिलियन $, के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हुए। ठीक है, और जो हमारे इंडिया है, इंडिया ने एक्सपोर्ट्स को थोड़ा बढ़ाया है। कौन कौन से देशों में, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे भी हमने अपने एक्सपोर्ट्स को करना शुरू किया है, अपने मार्केट्स को यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया है।
टू इंक्रीज इट्स मार्केट साइज एंड इंश्योर बेटर पेनिट्रेशन। CEPA, UAE, ECTA ऐसे कुछ स्कीम्स या ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हमारे इफेक्ट में आए ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में सबसे बड़ा रेमिटेंसेस का रेसिपिएंट है, ऐसी बात यहाँ पे की गई, जिसमें 2022 में 100 बिलियन US डॉलर का रेमिटेंसेस हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे 563 बिलियन US डॉलर हैं। ठीक है। एज ऑफ एंड नवंबर 2022 इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्डर इन द वर्ल्ड। नवंबर 2022 के एंड तक भारत क्या है अभी तक का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व्स होल्डर है, छठे नंबर में सबसे बड़ा रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्डर है। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ मैंने आपको इस इमेज में दिखाई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। हम देखते हैं आगे और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकली और डिजिटली कितना कितना हुआ है, किस किस तरीके से हुआ है। गवर्नमेंट विजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बात है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांटेड टू 56 प्रोजेक्ट विथ टाटा प्रोजेक्ट कॉस्ट। टाटा प्रोजेक्ट के साथ 56 प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किया गया, जिनकी कॉस्ट है लगभग 57,870 करोड़ रुपए VGF स्कीम के तहत 2015 से 2023 के बीच में। और IIPDF स्कीम विथ 150 करोड़ आउटले फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 वॉज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन 3 नवंबर 2022 को गवर्नमेंट ने IIPDF स्कीम को अनाउंस किया, जो कि लगभग 150 करोड़ के खर्चे के साथ इम्प्लीमेंट की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच में। ठीक है। NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में देख लेते हैं। ये डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। 9 लाख करोड़ इज द एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। 0.9 लाख करोड़ मोनेटाइजेशन टारगेट अचीव्ड अगेंस्ट एक्सपेक्टेड इतना करोड़ इन फाइनेंशियल 22। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 0.9 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन टारगेट अचीव किया गया। फाइनेंशियल ईयर 23 टारगेट इज एनविसेज टू बी 1.6 लाख करोड़। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 23 है, अब यह यहाँ पे हमने कितने का टारगेट रखा है, 1.6 लाख करोड़ का टारगेट यहाँ पे हमने रखा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP की बात करते हैं अगर, तो 89,151 प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग इतना करोड़ अंडर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो लगभग 90,000 प्रोजेक्ट्स जिनकी जो कॉस्टिंग है 141 लाख करोड़ है, ये चल रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। 1009 प्रोजेक्ट वर्थ 5.5 लाख करोड़ कंप्लीटेड। 5.5 लाख करोड़ के लगभग 1000 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया गया। NIP एंड PMG यानी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल लिंकेज टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट्स। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स हैं आपके लिए, मैंने आपको बता दी। गति शक्ति, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्रिएट्स कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग सिंक्रोनाइज्ड implementation across ministries departments aims to improve multimodal connectivity logistics efficiency while addressing the critical gaps for the seamless movement of people and goods। यानी कि बेसिकली गति शक्ति क्या है, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स होते हैं कनेक्टिविटी के, यानी कि ट्रांसपोर्ट के जो अलग अलग हमारे तरीके होते हैं, उन सबको बेहतर करना, उन सबके बीच में एक अच्छी कनेक्टिविटी को प्रदान करना इस गति शक्ति के अंतर्गत किया जाएगा। इसको अभी किया भी जा रहा है, ऐसी बात यहाँ पे की गई। ठीक है, इतना ही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड रिन्यूएबल्स और मेकिंग इंडियन लॉजिस्टिक्स ग्लोबली कम्पिटिटिव, यहाँ पे आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता है। और देखते हैं आगे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस वही बनते हैं। इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि UPI की बात करते हैं, तो UPI बेस्ड ट्रांजेक्शन्स हमारे देश में ग्रो हुए हैं। 2019 से 2022 के बीच में जो UPI ट्रांजेक्शन्स हैं ये हमारे ग्रो हुए और 121% ग्रो हुए हैं, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर बेस इन इंडिया स्टैंड्स एट इतना करोड़
विथ इतना % ऑफ सब्सक्राइबर्स इन, ये आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप लोग PDF से इसको पढ़ लेना, लेकिन खास इंपॉर्टेंस ये नहीं रखता है। PDF आपको नीचे मिल जाएगी इसकी, ठीक है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसमें। डिजिटल पब्लिक गुड्स, इसमें भी कुछ आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं आता है। तो यही सब कुछ था इसमें आपके लिए। इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो जो स्टेटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो चीज़ें मैंने आपको बताई इकोनॉमिक सर्वे से लेकर। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बीपीडीए जनरल अवेयरनेस फॉर RBI ग्रेड बी। आपको यहाँ पे इस PDF का लिंक भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको SSC B इस चैनल को भी वहाँ पे जाके टाइप करके सर्च कर लेना है, आपको यहाँ पे भी इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही आपको कल यानी कि 1 फरवरी को बजट का भी इस तरीके से एक सेशन लाया जाएगा, जिसमें आपके लिए SSC रेलवे डिफेंस एग्जाम में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, आपको मिलते हैं कल फिर से एक और वीडियो में, जहाँ पे हम आपको बजट के बारे में बताएंगे। थैंक यू।